एक साल पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका थंबनेल रखा था पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद मुझे एक ऐसी भी वीडियो करनी पड़ जाए जिसका टाइटल होगा यूके से ज़िंदा भाग। यूँ कह लें कि जो पिछले 2-3 साल में पाकिस्तानी हज़ारों बल्कि शायद लाखों की तादाद में यूके आए हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब ये कहानी है क्या, इसको समझते हैं क्योंकि हो सकता है इसको सुनने के बाद अगर आप यूके आने का इरादा रखते हैं, शायद आपका इरादा बदल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। मुझे यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो चुके हैं और ये अरसा काफ़ी होता है किसी भी मुल्क के मयार ज़िंदगी को परखने के लिए, समझने के लिए। और मेरा भी ऑब्ज़र्वेशन कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिस पे माजी में भी बात की, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन आज मैं बात करूँगा यहाँ का जो हेल्थ का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम, नेशनल हेल्थ सर्विस या एनएचएस, उसके बारे में, विच इज़ द बिगेस्ट सॉरी टेल ऑफ यूके। बल्कि आप ये कह लें कि यूके ना आने की ये एक सबसे बड़ी वजह है, या फिर यूके छोड़ने की एक बड़ी वजह हो सकती है। एटलीस्ट अगर मैंने कभी यूके छोड़ा तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और उसका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में मुमकिन है, तो या तो आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस होनी चाहिए या फिर आप रुल जाएंगे। मेरी फैमिली हाल ही में इस तकलीफ दे मरल से गुजर चुकी है और पिछले 8 महीने से हम लोग एनएचएस के धक्के खा रहे हैं मगर इलाज नहीं मिला। बट दिस इज़ नॉट द वर्स्ट पार्ट। इतनी ख्वारी के बाद भी आपको ये नहीं पता कि मज़ीद कितना इंतज़ार करना है। तो जो फैमिली की कंसल्टेंट है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनका बेसिकली यही कहना है, 3 महीने से वो एक ही कहानी सुना रही है कि पीछे एनएचएस हॉस्पिटल से उनको डेट नहीं मिल रही है ऑपरेशन की या सर्जरी की, तो वो हमें नहीं बता सकती। यानी आपको पता ही नहीं है मज़ीद कितना इंतज़ार करना है। और उसके ऊपर उनका मज़ीद ये भी कहना है कि एक बार हॉस्पिटल से डेट मिल जाएगी, यानी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा सर्जरी का, तो उन्हें मज़ीद 3 से 4 महीने चाहिए पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए इस सर्जरी के लिए। आप इमेजिन करें कि आप एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, एक अमीर मुल्क में रहते हैं, और 8 माह से आप तकलीफ़ में हैं, बग़ैर इलाज के आप इंतज़ार किए जा रहे हैं। दर्जनों आपने चक्कर लगा लिए अपने लोकल जीपी के, एनएचएस के, हॉस्पिटल्स के। आप धक्के खा खा के थक गए, लेकिन आपको इलाज नहीं मिल रहा। और उससे भी बुरा ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको मज़ीद कितने अभी धक्के खाने हैं, मज़ीद कितना इंतज़ार करना है। तो इससे ज़्यादा मायूसी और बेबसी की सूरत हाल हो नहीं सकती। और मेरे पास तो कम अज़ कम अल्फाज नहीं है कि मैं अपने तजुर्बे को सही तरह से आपसे शेयर करूँ। बहरहाल एनएचएस से मुकम्मल तौर पर मायूस होने के बाद पेशेंट को आखिर वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा और सिर्फ 2 दिन के अंदर सर्जरी भी हो गई और अब पेशेंट रिकवर कर रहा है। और पाकिस्तान वापस भेजना ही बेहतर ऑप्शन लग रहा था क्योंकि प्राइवेट यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एनएचएस जो है उसमें वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। पेशेंट की तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही है, उन्होंने दवाइयों पर रखा हुआ है क्योंकि आपको वेट करना है। तो इससे पहले कि बंदे का दम निकल जाए, बेहतर है कि इंसान ज़िंदा जो है वापस कहीं जाके अपने मुल्क में इलाज करा ले और फिर सेहतयाब होकर वापस आ जाए। हम पे तो जो गुज़रनी थी गुज़र चुकी, लेकिन मुझे लगा इस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए उन लोगों से जो यूके आने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि उनकी रहनुमाई हो सके, उन्हें बताया जा सके कि एनएचएस के हालात कैसे हैं। लेकिन जो मेरी अपनी स्टोरी है, जो आपसे भी मैंने समरी शेयर की, ये ज़रूरी नहीं है कि एनएचएस के हालात की सही अक्कासी करे। हो सकता है किसी का तजुर्बा मुझसे बेहतर भी रहा हो, उनको वक्त पे इलाज भी मिला हो। ये भी मुमकिन है कि किसी का तजुर्बा इससे भी ज़्यादा बुरा हो। मैंने इस तरह की भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं अखबारों में। तो ओवरऑल हालात कैसे हैं, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एनएचएस काम कैसे करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके के हेल्थ केयर सिस्टम से फेमिलियर नहीं है। और साथ ही में कुछ मैक्रो डेटा देखते हैं, कुछ अदाद शुमार पे भी नज़र डालते हैं। यूके आने के बाद, यानी लैंड करने के बाद, एक चीज़ आपको ये करनी होती है कि एनएचएस के साथ रजिस्टर करना होता है। फिर आपकी एक आईडी क्रिएट होती है और आपको एक मोहल्ले या टाउन के लेवल पे जनरल फिजिशियन या जीपी असाइन किया जाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, तो आप उस जीपी के पास जाते हैं। लेकिन अगर वो जीपी समझता है कि वो आपका इलाज नहीं कर सकता, आपको स्पेशलिस्ट, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट की या गायनोकोलॉजिस्ट की या ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है, तो आपको रेफरल इशू करता है। फिर उस रेफरल की बेसिस पे आप स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के पास जाते हैं। और अगर उस कंसल्टेंट को भी लगता है कि आपका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता, बल्कि आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कोई प्रोसीजर होगा किसी एनएचएस हॉस्पिटल में, मसलन ऑपरेशन या सर्जरी, तो वो फिर आपके लिए पेपर वर्क करता है, आपका केस सबमिट करता है और उसके बाद शुरू होता है एक इंतज़ार का सिलसिला। अगर जुलाई का डेटा देखा जाए तो तकरीबन 78 लाख लोग एनएचएस की वेटिंग लिस्ट पर हैं, यानी ट्रीटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। कि मैंने तो फैमिली पाकिस्तान भेज दी तो एक केस कम हो गया होगा, लेकिन ये बड़ी लंबी लिस्ट है। और जो एवरेज वेटिंग टाइम है, ये 78 लाख लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं,
आई डोंट नो, ज़ाहिर है कोई पहले से कर रहा होगा, कोई बाद में आया होगा, लेकिन एवरेज जो है वो 6 मंथ्स बताया जाता है। हमारे जीपी ने और कंसल्टेंट दोनों ने हमें यही बताया था, और ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जो खबरें छपी हैं 6 मंथ्स के आसपास है। एनएचएस की अपनी वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो वो क्लेम करते हैं कि 4 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं। तो 4 महीने भी अगर मान ले तो देख, बहुत लंबा वेटिंग टाइम है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट्स हैं। अब ये भी एक अलग बहस है, क्योंकि मैंने जब बहुत पुश किया, ईमेल्स वगैरह लिखे, थोड़ा सा प्रेशर डाला, तो उन्होंने चीज़ें थोड़ी तेज़ कर दी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा केस उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे सबमिट किया, फिर भी 3 महीने हो गए और अभी तक हमें कोई डेट के हवाले से अपडेट नहीं मिली है। अब अगर अर्जेंट ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड वेटिंग टाइम है वो तकरीबन 2 मंथ्स है। अब इससे कम भी हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है चंद हफ्तों में या मे बी कुछ दिनों में भी अपॉइंटमेंट मिल जाता हो या ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती हो, बट ये स्टैंडर्ड है। एंड अर्जेंट पेशेंट से मुराद है जिन, फॉर एग्जांपल अर्जेंट कैंसर पेशेंट जिनको जल्द ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनका भी स्टैंडर्ड वेटिंग टाइम 62 डेज़ यानी क्लोज टू 2 मंथ्स है। अब बात करते हैं इमरजेंसीज़ की। यहाँ पर जो होता है उसको एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज़ कहते हैं। और मैं एक अप्रैल का डेटा देख रहा था या रिपोर्ट देख रहा था, जिसके मुताबिक 22 लाख लोगों ने एएनई को विज़िट किया, जिसमें से यूँ कह लें कि हर 4 में से एक बंदे को 4 घंटे से ज़्यादा का वेट करना पड़ा बिफोर ही वाज ट्रीटेड या ही वाज बीइंग कंसल्टेड। अब मेरा अपना भी तजुर्बा रहा है, 3 मरतबा मैं एएनई जा चुका हूँ, और अगर मैं एवरेज आउट करूँ अपने 3 विज़िट्स को, तो ये वेट जो है वो 4 आवर से काफ़ी ज़्यादा है। एएनई की एक अपनी कहानी है, क्योंकि उसका मकसद इमरजेंसीज़ को ट्रीट करना है, बट सारे आने वाले इमरजेंसी पेशेंट्स नहीं होते। और लोग एग्जैचुरेट करते हैं, मतलब नज़ला बुखार ज़ुकाम के लिए भी लोग जो है वो एएनई चले जाते हैं, जिसकी वजह से एएनई पे बहुत प्रेशर है। तो जो कोई जेन्युइन पेशेंट जा रहा होता है जिसको वाकई इमरजेंसी है, क्योंकि रश इतना है, आम पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसको भी टाइम लग जाता है। अब एएनई पे रश क्यों है, इसके पीछे जो है वो एक और कहानी है कि जो आपका जीपी यानी लोकल फिजिशियन आपका, उसके पास भी वेटिंग लिस्ट है। मतलब अगर आप लकी हैं तो आपको सेम डे मिल जाएगा, वरना कम से कम भी 2-3 हफ्ते और इन मोस्ट केसेस 1 से 2 महीने का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। अब क्योंकि लोग जीपी को नहीं देख पाते, तो 10-15 दिन या कह लें 2 महीने कौन इंतज़ार करेगा, तो वो इमरजेंसी में चले जाते हैं। एनएचएस ने क्लेम किया है कि जो जीपी का अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम इन्होंने इम्प्रूव किया है। वो पहले 19 दिन का होता था एवरेज, अब तकरीबन वो 10 दिन पर आ गया। बट 10 दिन भी बहुत ज़्यादा है कि कोई अगर बीमार है तो वो 10 दिन क्यों वेट करेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो एएनई में चले जाते हैं, क्योंकि फिर ये एक शॉर्टकट है। वो अपनी तबीयत को एग्जैजरेट करते हैं और एएनई में जाके दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ही दिन में उनको ट्रीटमेंट मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे मिल जाए, बजाय इसके कि वो जीपी का इंतज़ार करे 2 हफ्ते। और जीपी के केस में अगर मैं अपनी बात करूँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बीमार पड़ा या फैमिली में कोई बीमार पड़ा, तो जो अगला अवेलेबल अपॉइंटमेंट था वो 1 महीने बाद का या 2 महीने बाद का था। तो ये हाल है यहाँ पर। और अगर आप ज़्यादा लकी हों, बल्कि इन केस हमने तो क्या किया, अक्सर हम अपॉइंटमेंट फिर भी ले लेते थे कि चलो यार महीने बाद का ले लो। और ये भी हुआ है कि 2-3 दफ़ा कि बीमारी जो है उससे ठीक भी हो गया, रिकवर भी हो गया, और दोबारा बीमार पड़ गया, फिर वो अपॉइंटमेंट आया। तो जब गए तो पिछली वाली बीमारी को डिस्कस नहीं किया, बल्कि जो नेक्स्ट थी, जो अपॉइंटमेंट के 1-2 दिन पहले का इश्यू था, उसको डिस्कस किया। ऐसा भी हो जाता है। अब अगर एनएचएस एम्बुलेंस सर्विस की बात कर ली जाए, वहाँ का वेटिंग टाइम कितना है, तो 2023 में एनएचएस की कोशिश थी कि 90 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए कैटेगरी 2 पेशेंट्स को या कैटेगरी 2 कॉल्स को भी। कैटेगरी 2 क्या है, जैसे स्ट्रोक हो गया, दिल का दौरा वगैरह, जो कि बहुत ही अर्जेंट है, उसके अंदर उनका टारगेट था कि 90 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बहरहाल इस साल वो क्लेम कर रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव किया और ऑन एवरेज 36 मिनट्स पर ले आए। लेकिन आए दिन अखबारों में यहाँ पे आर्टिकल्स छप रहे होते हैं कि ये एम्बुलेंस के जो टारगेट टाइम है वो मीट नहीं कर पा रहे, बल्कि बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की हेडलाइंस आ रही थी। एक मैंने पढ़ी थी, शायद किसी की टांग टूटी हुई थी और 7 घंटे उसको इंतज़ार करना पड़ा, शायद ये पता नहीं 9 घंटे इंतज़ार करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। एक इंडिपेंडेंट की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें 2 केसेस में कम अज़ कम पेशेंट्स को, जो कि हार्ट स्ट्रोक यानी कार्डियक स्ट्रोक जो था उसके पेशेंट्स थे, उनको 1 दिन से ज़्यादा वेट करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। तो जब आपकी इमरजेंसी हो तो आप वेट तो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, बिकॉज एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे अपने केस में एक बार इमरजेंसी में मैंने को पूछा उनसे कि एम्बुलेंस कितनी देर में आ सकती है, उन्होंने कहा कि 2 आवर्स लगेंगे। अब मैं 2 आवर्स वेट करूं और रिस्क लूं अपने फैमिली का, अपने प्यारे का, तो उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं ऊबर करा लेता हूं। बट देन अगेन ऊबर फिर आपकी जेब से ये ख़र्चा होगा, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि अनलाइक एन एम्बुलेंस जहाँ पे फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, ट्रेन मेडिक्स होंगे, ट्रेन मेडिकल स्टाफ होगा, ऊबर के अंदर तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप अगर ऊबर कराते हैं तो आप रिस्क भी ले रहे हैं एक तरह का कि रास्ते में कुछ हो जाए। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। इससे ज़्यादा मायूसी की बात यह है,
जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि जो यूके के शहरी हैं उनके मुकाबले में आप एनएचएस को ज़्यादा पे कर रहे हो। मसलन जो यहाँ के शहरी हैं उनका नेशनल इंश्योरेंस जो है वो उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और नेशनल इंश्योरेंस एक तरह का टैक्स है, एक इंश्योरेंस है जो एनएचएस को आगे फ़ंड करती है, ठीक है। लेकिन आप जो वीज़ा पे आते हैं, आप ये नेशनल इंश्योरेंस भी देते हैं जो आपकी सैलरी से कटता है, और साथ में जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, यानी वो भी एक हेल्थ सिस्टम को अवेल करने की फ़ीस होती है, आप वो भी पे करते हैं। यानी आप यूके सिटीज़न के मुकाबले में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, फिर भी आपको सर्विसेज नहीं मिल रही या इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम है। और अगर मैं एक्सपेंस की बात कर लूँ तो आपका 1 साल की जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो 1035 पाउंड है। और अगर एवरेज एक बंदा यहाँ पे जो कमाता है, अगर आप कह रहे हैं 30,000 35,000 के करीब, तो उसका जो साल का नेशनल इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 2,000 पाउंड बनता है, यानी 3,000 पाउंड्स पर ईयर पर एडल्ट। अगर आप 2 लोग हैं तो फिर आप इसको डबल कर लें, तो ये आप पे कर रहे हैं जो पाकिस्तानी 10 लाख से भी ज़्यादा बनता है साल के, सिर्फ मेडिकल के उसमें। तो आप सोचें कि उसके बाद भी सर्विसेज का ये हाल है तो कितने आप मायूस होंगे। एनएचएस की बजट की बात कर ली जाए, तकरीबन 168 अरब पाउंड का इनका बजट था 2023 में, जो 60 खरब रुपए बनते हैं, यानी पाकिस्तान का जो अभी बजट आया है उसका 3 गुना। और पाकिस्तानी हुकूमत को ये पैसे मिल जाए तो 3 साल तक वो चला सकती है, 1 साल में एनएचएस का बजट है। उसके बावजूद एनएचएस का ये क्लेम है, और जो खबरें आती हैं उनका वर्जन आता है कि दे आर अंडर रिसोर्स। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि जो कोविड की वजह से सिस्टम पे ये इसका ये हाल हुआ, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है कि कोविड के शॉक की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफ़ी अंडर प्रेशर थे, वो रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन इनके केस में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज़ की, जिसके मुताबिक एनएचएस पे पेंडेमिक से पहले भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट थी, यहाँ पे स्टाफ शॉर्टेजेस थी और फंडिंग के इश्यूज। और आज 2024 में जबकि कोविड गुजरे हुए टाइम हो गया, आज भी ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अगर फंडिंग की बात कर ली जाए, जिसका कुछ हिस्सा इमिग्रेंट से भी आता है, लीगल इमिग्रेंट से, तो इन्होंने इस साल जो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसकी फ़ीस 624 या 25 पाउंड थी, उससे बढ़ा के 1035 पाउंड यानी 66% इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये उनसे बेसिकली ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ताकि फ़ंड कर सकें। पर जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया, सर्विसेज का जो हाल है वो आपके सामने है। अब अगर स्टाफ शॉर्टेजेस की बात कर ली जाए तो एनएचएस का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स ख़ास तौर पर, वो बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनका ये मानना है कि वो अंडर पेड हैं और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी हैं, उनको बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। इनफैक्ट एक अप्रैल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो एक सर्वे हुआ था, उसमें पता चला था कि हर 3 में से एक डॉक्टर कम से कम अगले 12 माह में यानी अगले साल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टाफ शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं अगेन। और जो वर्किंग कंडीशन की बात कर ली जाए तो एक बीबीसी की रिपोर्ट थी, बताती है कि जो एनएचएस की वर्किंग कंडीशंस है, it was one of the main reasons for increasing number of suicides in the NHS staff। तो ये ख़ुदकुशियाँ जो हो रही हैं वर्किंग कंडीशंस की वजह से, ये बहरहाल एक अलग टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक रेसिज्म का एंगल था कि जो साउथ एशियन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन पाकिस्तानी, तो उनमें ज़्यादा सुसाइड रेट है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बहरहाल वो मौजू से हट जाएंगे, उस पर मैं भी बात नहीं कर रहा। तो ये जो इतना मैस एक्सोडस है डॉक्टर्स का, ये मज़ीद शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है स्टाफ की, जिसकी वजह से जो सप्लाई साइड है वहाँ पे से बेसिकली प्रेशर आ रहा है। और अगर यूरोप के अमीर ममालिक की बात कर ली जाए, जिनको ईसीडी कंट्रीज़ कहते हैं, तो उसमें भी यूके जो है वो 21वें नंबर पर है, यानी बॉटम से नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पीपल। यानी यूके में हर 1000 शख्स के लिए 3 डॉक्टर्स हैं। और जो लिस्ट का टॉपर है ऑस्ट्रिया, उसमें हर 1000 बंदों के लिए तकरीबन 5.5-6 के करीब डॉक्टर। तो ये जो डिमांड सप्लाई गैप है बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम क्यों है, इतना ज़्यादा सर्विसेज का लेवल क्यों नीचे जा चुका है। एनएचएस की ये हालत 2-3 सालों में नहीं हुई, बल्कि कई सालों से ये पस्ती का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मुनासिब इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, स्पेशली स्टाफ की ट्रेनिंग में एडेक्वेट प्लानिंग नहीं की गई, क्योंकि जब इतने स्टाफ शॉर्टेजेस हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी जगह नए लोग आने चाहिए। फिर उन्होंने ब्रेग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से जो इनको लेबर मिलती थी यूरोपियन कंट्री से, इटली, स्पेन वगैरह से, वहाँ से आना मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ इसके अंदर फ़ंड जो है प्रॉपर उसको फ़ंड नहीं किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी थी वो उस तरह से नहीं हो पाई। शायद यही वजह है कि जो अभी हालिया इलेक्शन थे उसमें टोरी पार्टी को बहुत बुरी शिकस्त हुई, कि उन्होंने कितनी बुरी तरह एनएचएस को रन किया, क्योंकि एनएचएस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस जिस पे लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ एंगर निकाला अपने वोट के ज़रिए।
और लेबर पार्टी को लेकर आ गए। अब लेबर इसको टर्न अराउंड कर पाएगी, इम्प्रूव कर पाएगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगर एनएचएस की ये हालत जानने के बाद भी अगर आप यूके आने का इरादा रखते हैं तो कुछ चीज़ें सीखी हैं बड़ी तकलीफ़ से गुजरने के बाद, वो टिप्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो आपके काम आएंगे। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो नॉर्मली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन फैमिली की इंश्योरेंस नहीं होती, तो आप उनको प्राइवेटली ऐड कर लें, क्योंकि अगर आप उनके लिए एक्स्ट्रा जाके मार्केट से लेंगे तो महंगी पड़ती है, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस में उनको ऐड कर लें तो शायद थोड़ी सस्ती पड़ जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे केस में मैंने गलती की थी, मैं फैमिली ऐड नहीं कर पाया, आप ज़रूर कर लें, ताकि अगर एनएचएस आपको बहुत मायूस कर रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, तो आप प्राइवेटली ट्रीट करवा लें और इंश्योरेंस में वो कवर्ड होगा, तो आपकी जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। दूसरा टिप ये है कि जब जीपी को आप कॉल करें, जो हमें बहुत काफ़ी अरसे बाद पता चला, वो ये कि अगर आप जो उनका टाइम स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे, जो भी, अगर अर्ली मॉर्निंग कॉल करें तो अक्सर आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वरना अगर आप लेट करेंगे तो फिर 2-3 हफ्ते, महीने बाद का मिलता है। तो अक्सर बच्चों के केस में ख़ास तौर पे होता है कि वो आपको सेम डे अपॉइंटमेंट दे देते हैं। इसके अलावा जब आपका मामला जीपी से आगे बढ़ के कंसल्टेंट तक चला जाए, यानी स्पेशलिस्ट तक चला जाए, वहाँ डिलेज़ आ रहे हों और आपको लगता हो कि वेट जो है वो पेनफुल है आपके फैमिली मेम्बर के लिए, पेशेंट के लिए, तो आप प्रेशर डाल सकते हैं। हर बंदा आपको ये एडवाइस करता है, वो तो कहते हैं एग्जैजरेट भी करें, लेकिन अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल है तो मेरा ही ख्याल एग्जैजरेट करने की ज़रूरत है। उसको आप सही से बताएं कि भाई दिस इज़ वाई यू थिंक इट डिज़र्व्स स्पेशल एंड अर्जेंट केयर, आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट करें। तो मैंने ऐसा किया एंड इट वर्कड इन माय केस, एटलीस्ट इट मूव्ड अ नीडल। एक दिन के अंदर रिस्पॉन्स आया, थोड़ी खलबली मची, इसी वजह से शायद मेरा टाइम इतना 8 महीने खिंच गया, क्योंकि मुझे एक बार से उम्मीदें जाग गई कि यार मैंने उन पर प्रेशर डाला है, शायद अब जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। बट शुरू में चीज़ें कुछ मूव हुई, अपॉइंटमेंट्स मिले, टेस्ट वगैरह हो गए, लेकिन बात रह दे के वापस वेटिंग लिस्ट पे आ गई, और उसके ऊपर फिर आगे चीज़ें जो है वो बस अनसर्टनटी थी और वेट अभी तक ख़त्म नहीं हो। इसी तरह जब इमरजेंसी की सूरत हो तो उसके अंदर भी एक ऑप्शन ये होता है कि आप खुद से चले जाएं ऊबर करा के, या फिर यू नो बस वगैरह में। दूसरा ऑप्शन होता है एम्बुलेंस का। तो अगर तो आपका लगता है कि आप एम्बुलेंस के लिए वेट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कहते हैं 1.5 घंटे या 2 घंटे का वेट है, और आपको लगता है पेशेंट वेट कर सकता है, रिस्क नहीं है, तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि अगर वो आप वेट करके एम्बुलेंस में जाएंगे तो एएनई के अंदर एम्बुलेंस पेशेंट को प्रायोरिटी मिलती है। तो वो जो साइन अप प्रोसेस है वो भी 1-2 घंटे ले लेता है बाज़ औक़ात। एम्बुलेंस वाला जो है वो फ़ौरन ट्रीट हो जाता है, उसको जाते ही उसको ले लिया जाता है, उसको साइन अप भी कर लिया जाता है, उसका अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाता है, उसको प्रायोरिटी बेस पे ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर उनको लग जाएगा कि इतनी कंडीशन बुरी नहीं है कि एम्बुलेंस वाली, तो हो सकता है वो साइन अप तो कर लें, लेकिन आगे मामला थोड़ा लेट हो। और लास्टली जो मैंने किया कि अगर आपको लगे कि आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस भी नहीं है और आप इंश्योरेंस के बगैर जो प्राइवेट कॉस्ट है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और एनएचएस के अंदर कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन मैटर थोड़ा अर्जेंट है, आपको ट्रीटमेंट फ़ौरन चाहिए, तो फिर पाकिस्तान भेजना बुरा ऑप्शन नहीं है। मेरे केस में तो जो मैंने अंदाज़ा लगाया, यहाँ पे अगर कॉस्ट 4-5 हज़ार पाउंड से स्टार्ट हो रही थी, तो जो पाकिस्तान में मुझे अभी तक जो मेरा अंदाज़ा है कि 1,000 पाउंड के अंदर मेरा, इंक्लूडिंग द टिकट्स, द रिटर्न टिकट, ये ट्रीटमेंट कवर हो जाएगी। इट्स मच चीपर। प्लस बोनस ये है कि अगर पाकिस्तान आपका फैमिली मेम्बर जाता है तो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली पाकिस्तान में है, फैमिली के लोगों से मिल लेगा। दूसरा बोनस जो हुकूमत को मिलेगा कि अगर इस तरह से लोग एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान आके इलाज कराते हैं तो ऑब्वियसली रिमिटेंसेस आती हैं आपके पास, जिससे आपको फॉरेन रिजर्व्स की साइड पे थोड़ी सपोर्ट मिलती है। इनफैक्ट हेल्थ टूरिज़म आपका प्रमोट हो सकता है। इस पे बाकायदा मैंने एक वीडियो भी की थी, किस तरह तुर्की ने जो है वो अपना हेल्थ टूरिज़म जो है उसको सपोर्ट किया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए, और कितनी बड़ी एक उन्होंने अपनी मार्केट बना ली है, स्पेशली नॉट जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट बल्कि ओवरऑल हेल्थ टूरिज़म वहाँ पे कितना हो रहा है, और उससे फिर मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिली है। तो पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि लोग इनकरेज हों कि यहाँ पे महंगा इलाज कराने के बजाय या एनएचएस में ख्वार होने के बजाय पाकिस्तान जाके अपना इलाज करा लें, जो कि हमेशा आसान नहीं होता, ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल हैसल है। मेरे केस में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट स्टिल जब पैसे बच रहे हो तो इंसान कहता है कि यार पाकिस्तान से ही करा लो। बहरहाल लंबी वीडियो हो गई, बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है इसको शेयर करना, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं और वहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं होता, मुझे भी नहीं था। ख़बरें भी पढ़ते थे कि एनएचएस में मसाइल चल रहे हैं, लेकिन जब तक ख़ुद नहीं गुजरे उस तजुर्बे से अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना बुरा हाल है, और अब काफ़ी क्लियर पिक्चर हो गई है। तो देख लें, अगर पाकिस्तान से फिर भी निकलना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि यूके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, आप और भी कंट्रीज देख सकते हैं। मैं किसी और मुल्क के बारे में बता नहीं सकता, वैसे तो बड़ी
इस तरह की स्टोरीज़ और मुल्कों के बारे में भी सुनने को मिल रही हैं, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम्स के हवाले से, लेकिन जहाँ मैं रहा नहीं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन यूके के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया। दैट्स अ बिग रीज़न नॉट टू कम टू यूके। और जो यहाँ पे गोरे भी बहुत सारे छोड़ के जा रहे हैं, अमंग अदर रीजंस, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, हाई टैक्स रेट्स हैं, एनएचएस की जो पुअर सर्विसेज है, ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से लोग यहाँ से रिलोकेट हो रहे हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ उनको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बेसिकली हेल्थ केयर की, टैक्स रेट कम है। तो इन पे मज़ीद फ्यूचर में वीडियोस करूँगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।